कर रहे हैं करिकुलम मॉडल, वो मॉडल है हमारे पास व्हीलर साइक्लिकल मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमारे पास जो व्हीलर साइक्लिकल मॉडल है ये हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं इन ग्राफिक्स को समझते हैं। इन ग्राफिक्स की मदद से हम जानते हैं कि हमारे पास ये मॉडल है क्या। ठीक है। उसके बाद फिर हम थ्योरी की जानिब जाएंगे। सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास जो इसके स्टेप्स होते हैं वो फाइव्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज। ठीक है। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस हैं और इसमें हमारे पास इसकी जो आप देखेंगे, इसकी जो हमारे पास जो शक्ल बनाई गई है या जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो आपको व्हीलर और साइक्लिकल आपको नज़र आएगी। इसमें तमाम आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे, देखें। तो जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये व्हीलर मॉडल को हम क्यों कहते हैं कि भाई ये हमारे पास बहुत ही फ्लेक्सिबल मॉडल है या फिर ये क्यों इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो उसके पीछे वजह ये है। देखें कि इस मॉडल्स में ये आपके पास जो 5 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट, टू, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। इस फिफ्थ में देखें ये वाला जो पोर्शन है फीडबैक और रिवीजन का पोर्शन, ये हर तरफ जो है आपको इजाज़त देता है। आप किसी भी जगह पे उसको फीडबैक ले सकते हैं और आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इसलिए इसको व्हीलर मॉडल ऑफ साइक्लिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है। चलिए जी, अब इसको दोबारा समझते हैं कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है क्या। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इसमें होता है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। याद रखें कि हमारे पास जो एम्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो हमारे पास गोल्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम या फिर लर्नर बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो जब सबसे पहले हम व्हीलर मॉडल में एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को जब डिसाइड करेंगे तो उसमें हमारे पास फिर मुख्तलिफ नीड्स आ जाती हैं कि सोसाइटल नीड्स क्या है, लर्नर की नीड्स क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं, और सिचुएशनल एनालिसिस यानी कि सोसाइटी की डिमांड क्या है। ये चीज़ें हम फर्स्ट स्टेप में डिसाइड करते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज और जो एक्टिविटीज़ हम इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए जो चीज़ें, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस इस्तेमाल करेंगे वो हमारा पास सेकेंड इसका स्टेप होगा। थर्ड में जब हम आ जाते हैं तो फिर इसमें याद रखें कि हम उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, जब ये कंटेंट है, इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या हम जो कंटेंट है वो पढ़ाएंगे अपने जो एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास फिर आती है इंटीग्रेशन वाली पार्ट। इंटीग्रेशन वाली पार्ट क्या है कि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट करते हैं। हमारे पास 2 और 3 को कम्बिनेशन करके यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और कंटेंट को। हम यहाँ पे कंटिन्यूटी को फोकस करते हैं, हम सीक्वेंस को फोकस करते हैं और हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। ये सारा जो स्टेज है ये हमारे पास फोर्थ स्टेज पे होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेज पे आते हैं। फिफ्थ स्टेज हमारे पास एवेल्युएशन का स्टेज होता है और एवेल्युएशन में हम देखते हैं कि हमारे पास, तो फिफ्थ स्टेज डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एवेल्युएशन का स्टेज है कि जिसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करते हैं करिकुलम के बारे में कि आया हमने वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं अचीव किया। ठीक है। इस तरह जो है हम इनको अचीव करते हैं। और याद रखें कि इन तमाम प्रोसेस में, इन तमाम साइक्लिकल प्रोसेस में जो फीडबैक और रिवीजन का जो लूप है वो हर तरफ से जो है वो ओपन होता है। हर जगह से जो फीडबैक है उसको वेलकम किया जाता है। यानी कि किसी भी जगह पे आप जो है उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें आप आइडियाज़ को वेलकम कर सकते हैं, सजेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक टूल्स थे। ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फिफ्थ जो 5 स्टेप्स हैं वो हमने पढ़े। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं।
तो व्हीलर मॉडल को अगर हम इस सादा से ग्राफिक्स में समझें तो इसमें आप देखें कि सिलेक्शन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा। उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हमने डिस्कस किया। फोर्थ में हम इंटीग्रेशन करते हैं। किसका इंटीग्रेशन करते हैं? ये टू और थर्ड को दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे सीक्वेंस और कंटिन्यूटी देखते हैं। उसके बाद हम एवेल्युएशन स्टेज पे जाते हैं और देखते हैं। और अगर हमारे पास जो है एवेल्युएशन अगर सेटिस्फैक्ट्री थी तो ठीक, अगर नहीं थी तो फिर हम दोबारा सिलेक्शन ऑफ गोल्स की जानिब जाएंगे। और इन तमाम प्रोसेस में जो हमारे पास फीडबैक और जो लूप का आंसर है वो तमाम से जो है वो ओपन होगा। हम किसी भी जगह से जो है वो आइडियाज़ ले सकते हैं और अपने सजेशन को वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास व्हीलर सेक्टिकल मॉडल। तो व्हीलर कौन है? इन 1961 1967 वर्क द करिकुलम प्रोसेस डी के व्हीलर इवोल्व द ट्रेडिशनल लीनियर टेलर रैशनल इनटू साइक्लिकल फ्रेमवर्क। तो ये क्या करता है कि ये निसाबी अमल जो डी के व्हीलर जो करता है वो इसको चेंज करता है। टेलर मॉडल को एक नई चक्राती मॉडल में जो है उसको चेंज करता है। Wheeler ensured that evaluation is not a final destination but a feedback loop that inform and refine the next step of objectives। तो ये बताता है कि जो एवेल्युएशन है ये जो है फाइनल स्टेज नहीं है। अब हमने देखे कि आप देखें कि मैं आपको ग्राफिक्स में दिखाऊं कि यहाँ पे देखिए एवेल्युएशन तो फाइनल स्टेज को नहीं कंसिडर किया गया है। यहाँ पे फीडबैक और रिवीजन लूप देखें हर तरफ से, यहाँ पे एरोज आपको नजर आ रहे हैं कि हर तरफ से आपको जो है फीडबैक मिलेगा। तो लिहाजा एवेल्युएशन को ये फिफ्थ स्टेप तो है, लेकिन इसको ये लास्ट स्टेप तो है, लेकिन इसको फाइनल स्टेप का डेस्टिनेशन नहीं देता। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है फिलोसफिकल फाउंडेशन जिसमें हमारे पास रेशनलिस्ट लॉजिक है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हीलर हमारे पास ये जो है फलसफाने बुनियादी के बारे में क्या कहता है। At its core, the model is rationalist, meaning every instructional choice must be backed by a clear logical reason to tide the desired objective। तो ये बुनियादी तौर पे ये एक मॉडल हकीकत पसंदाना पर मुबनी है, यानी कि तदरीस के दौरान किए गए हर इंतखाब के पीछे एक वाजिय और एक मंतकी वजह होनी चाहिए कि आप उसको क्यों ले रहे हैं, और उसकी एक वजह आपने बतानी होगी। दूसरा हमारे पास इसमें जो फलसफाना बुनियाद है वो है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, गौर खोज करना किस चीज़ पे? अपने आप पर। Wheeler framed curriculum designed as a research-based activity where constant reflections on outcome is the primary driver of continuous improvement। तो व्हीलर क्या करता है? निसाब की तैयारी को एक तहकीक पर मबनी एक सरगर्मी का दर्जा देता है जहां नताइज पर मुसलसल गौर व खोज ही मुस्तकिल जो है बेहतरी का जो है वो महरक होते हैं। तो ये इसकी फलसफाना बुनियाद थी जो कि डी के व्हीलर ने जो है इसके बारे में जो है वो बताई थी। अब हम आते हैं इसके इसके जो हमारे पास बेसिकली तौर पे जो साइक्लिकल मॉडल है वो किन बुनियाद पे काम कर रहा है, किन तीन बुनियादी अंसर पे काम कर रहा है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो व्हीलर क्या कहता है? व्हीलर कहता है कि जो हमारे पास जो करिकुलम मॉडल है उसकी जो क्रिटिकल फीचर है उसके तीन बुनियादी तौर पर वजूहात होती हैं। ठीक है, तीन वजूहात हैं। पहले वजूहात हमारे पास वो बता रहे हैं कि पहला इसको फीडबैक लूप या मालूमाती चक्कर कहा जाता है। अब ये फीडबैक लूप डियर स्टूडेंट कौन है, कौन सा है? अब मैं आपको यहाँ पे जरा यहाँ पे दिखाता हूँ। फीडबैक लूप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलें जी दोबारा चलते हैं अभी उसी पे। अच्छा जी, द लीनियर मॉडल एवेल्युएशन इज टर्मिनल द एंड। इन व्हीलर मॉडल एवेल्युएशन इज फॉर्मेटिव एंड द रिजल्ट ऑफ द एवेल्युएशन आर फेड बैक इनटू फेस वन टू रिफाइन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द करिकुलम। अब यहाँ पे वो बताता है कि जो सीधे या जो दूसरे हमारे पास रैशनल मॉडल्स थे
उसमें आखिरी जो एवोल्यूशन होती है वो बिल्कुल आखिरी मरहला होता है। जबकि व्हीलर का जो ये मॉडल है, इसमें जो तशखीस होती है वो फॉर्मेटिव होती है। यानी कि इसमें आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप इसकी जांच तो करते हैं, लेकिन इसको दोबारा मरहले में जो अगला आप निसाब उसके रिफाइन करेंगे, वो फीडबैक लूप आपको बताता है कि इसमें आपने अभी क्या रिफाइनमेंट करनी है, क्या चीज़ें मज़ीद ऐड करनी है, किस वजह से ये जो करिकुलम डिज़ाइन है ये फेल हो रहा है। ये चीज़ें आपको फीडबैक लूप देता है। ठीक है। दूसरा इसकी फीचर है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इसमें होती है। इट अज्यूम दैट नो करिकुलम इज एवर परफेक्ट। इस मॉडल का ये मानना है कि कोई भी एक निसाब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, कि उसमें किसी भी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश ना हो। बाय बीइंग अ साइकिल, क्योंकि इसमें जो इसकी जाहिर सूरत है वो एक चक्कर की बुनियाद पे है, तो लिहाजा ये क्या कहता है, इट अलाउ फॉर कांस्टेंट अपडेट एज सोसाइटी टेक्नोलॉजी और स्टूडेंट नीड चेंज। तो लिहाजा जब वो उसकी अशकाल ही जो है वो सर्कल की तरफ है, तो लिहाजा वो बताता है कि ये हमेशा डिमांड करती है तब्दीली की और बेहतरी की। अब वो तब्दीलियां कौन देगा, एक सोसाइटी उसको देगी, दूसरी टेक्नोलॉजी उसको देगी, और स्टूडेंट की ज़रूरियात देती है। तो लिहाजा ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे चलता रहता है। ये तीसरा हमारे पास रीडायग्नोसिस है। रीडायग्नोसिस का मतलब क्या है कि आप एक दफ़ा तशखीस कर लेते हैं और उसमें फिर दोबारा ख़राबी पैदा हो जाती है, या फिर जो है कुछ कमज़ोरियां आ जाती हैं, तो फिर आप उसका दोबारा जो है तशखीस करते हैं, उसको कहते हैं रीडायग्नोसिस। अच्छा जी, ये हमें क्या बताता है, इफ स्टूडेंट फेल टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव द साइक्लिकल नेचर फोर्सेस द डिजाइनर टू आस्क वाज द ऑब्जेक्टिव रॉन्ग और वाज द टीचिंग रॉन्ग इंस्टेड ऑफ सिंपली मूविंग टू अ न्यू टॉपिक। तो दोबारा तशखीस में हमारे पास क्या करते हैं कि अगर तुलबा जो है वो मकसद हासिल नहीं कर पाया, तो हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं कर पाया। तो जो करिकुलम को बनाने वाले हैं वो ये देखते हैं कि भाई क्या जो हमने मकसद तय किया था, क्या हमने जो मकसद तय किया था क्या वो गलत था। ठीक है, क्या मकसद हमने गलत जो तय किया था वो गलत था, या फिर उस मकसद को जो टीचर ने जो तरीकेकार या टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया वो गलत था। तो लिहाजा ये हम जो है रीडायग्नोज करते हैं। तो लिहाजा हम सिंपल नहीं करते कि भाई इन दोनों का जवाब अगर नो में आ गया तो हम कहते हैं कि चले मूव टू चैप्टर नंबर 2। इसमें हम रीडायग्नोज कहते हैं, इसमें कहते हैं कि भाई चैप्टर 2 पे नहीं जाना चाहिए, पहले देखें कि 1 में क्यों मसला आ रहा है, क्यों स्टूडेंट को समझ नहीं आया। अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आया है, तो इसका मतलब है हमारा जो मकासद हमने शुरू में तय किए थे वो गलत है, या फिर टीचर के मेथड चेंज करने की ज़रूरत है, टीचर ने जो है वो सही मेथड से नहीं पढ़ाया। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे इसके 3 रीज़न थे, जिसमें व्हीलर ने जो है कहा था कि ये मॉडल जो है वो बहुत ही खुसूसियात के आमिल है। ये 3 बेसिकली इसके सबसे वाजिया खुसूसियात हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इसकी इन्हीं 5 स्टेप्स को, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो 5 स्टेप्स हैं वो क्या बताते हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। The process began by determining the ultimate purpose of the education. This involves moving from broad philosophical aims to specific measurable classroom objectives. यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मकासद और अहदाफ का उसूल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एम्स हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे या स्टेट के लेवल पे होते हैं, गोल्स हमारे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लासरूम या लर्नर बेस्ड पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इनको जो है ऑब्जेक्टिव्स गोल्स और एम्स को बनाते हैं, और इनको फिर क्या करते हैं क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा बनाते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिलोसफिकल से ब्रॉडर से स्पेसिफिक के तौर पे आएगा। फिर हम करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस किस चीज़ का करते हैं, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इनको हासिल करने के लिए हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखते हैं। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे पास बेसिकली तौर पे क्या होती हैं कि हमारे पास पेडागोजी के जो मेथड्स होते हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, और स्टूडेंट जिस इन्वायरमेंट में सीख रहा होता है, ये चीज़ें हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस में आ जाती हैं। तीसरा हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं इनको पढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पे ये जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट किया गया है,
ये हमारे पास फिर हम देखते हैं कि कंटेंट कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि इसमें फैक्ट्स है, कंसेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल है, क्या चीज़ हमने पढ़ानी है। तो it chosen after the experiences are planned, the content serve as the vehicle through which the learning experiences occur। तो फिर यहाँ पे हम कंटेंट जो सब्जेक्ट मैटर से ताल्लुक होता है कि हमने क्या पढ़ाना है, क्या कंसेप्ट पढ़ाना है, कौन सा उसूल पढ़ाना है, ये चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब फोर्थ वन जो है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि दोनों को मिला रहे हैं। किन को मिला रहे हैं, एक हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। इन दोनों को हम मिला के फिर जो है यहाँ पे इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी कंटिन्यूटी पे जो है चेक करते हैं, आसानी से मुश्किल की तरफ चलते हैं, ठीक है, सीक्वेंस हम बनाते हैं। वो फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन में जो है ये फोर्थ पार्ट पे होता है। फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेज आता है, वो हमारे पास एवेल्युएशन स्टेज है। द फाइनल फेज असेस वेदर स्टूडेंट हैज अचीव्ड इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स। ये वो स्टेज है जिसमें हम देखते हैं कि क्या वो जो मकासद हमने इब्तदा में बनाए थे, क्या उनको अचीव कर लिया गया है या नहीं किया गया। द फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस स्टेज आर नॉट फाइनल। तो जो इसके रिजल्ट होंगे, नताइज होंगे हाँ या ना में, वो जो है हतमी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, because they fed up into step one to begin a new cycle of refinement and re-diagnosis। तो हम क्या करते हैं, फिर दोबारा साइकिल पे दोबारा री-डायग्नोसिस पे चलते हैं कि क्या हुआ है, इसमें क्या कमजोरियां आई हैं। तो दोबारा सर्कल फिर दोबारा ऐसे शुरू हो जाता है। इस तरह ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ ये साइक्लिकल मॉडल फिर चलता रहता है। ये तो थे डियर स्टूडेंट इसके स्टेप्स जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। ठीक है, चलें जी। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इसमें पॉसिबल है। इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि किसी भी जगह पे बेहतरी इसकी मुमकिन है। स्टेप्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तमाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फीडबैक्स यानी कि जो आपको जो रहनुमाई है वो मुकम्मल प्रोसेस में आपको दी जाती है, तो लिहाजा उसकी वजह से करिकुलम जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है। फ्लेक्सिबल और एडाप्टेबल है, यहीं पे किसी भी सूरत हाल में आप किसी से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल और एडाप्टेबल है। अलाउज रिवीजन एट एनी स्टेज, किसी भी मरहले पे नज़रसानी मुमकिन है। किसी चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप जो है रिमूव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन रियल क्लासरूम नीड्स, हकीकी क्लासरूम की ज़रूरियात पर मबनी होती है, क्योंकि जो नीड्स जो हम लेते हैं वो क्लासरूम पे की बुनियाद पे होता है। चलिए जी, अब हम आते हैं इसके जो है वो क्रिटिसिज्म पे आते हैं, इस पे तनकीद की है। ये बताता है कि कम्प्लेक्स हो जाता है बाज़ औक़ात इन 5 स्टेप्स में, जब ख़ास तौर पे जब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट आ जाता है, तो वो एक पेचीदा मरहला है कि कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लिया जाए और कौन से जो है हमारे पास कंटेंट को लिया जाए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हर स्टेज पे आके आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश, हर स्टेज पे सजेशन, तो लिहाजा ये फिर बहुत टाइम टेकिंग है। क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि रैशनल मॉडल में था, टेलर मॉडल में था कि 4 स्टेप्स हैं और वो है, तो लिहाजा ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है। इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लूप्स इसमें होते हैं, इंफॉर्मेशन लूप्स होते हैं कि उसको आप इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। एक्सपर्ट का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, अगर एक्सपर्ट ना ही है तो फिर इस करिकुलम को डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। मे कॉज कन्फ्यूजन इन प्लानिंग, मनसूबाबंदी में इसकी उलझन हो सकती है, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट स्टेप है, जो एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जी स्टूडेंट, इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद को भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल भी एजुकेशन एंड पेडागोजी के नाम से है। इसके अलावा आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं।
तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं।